अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? अच्छा सर, बस हम लोग 10 मिनट में स्टार्ट करें ताकि बाकी बच्चे भी जो है वो ज्वाइन कर लें। सिर्फ 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में स्टार्ट करें सो दैट अदर पीपल कैन ज्वाइन इन। मीनवाइल किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हो। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। वालेकुम सलाम हसीन। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैल वी स्टार्ट सर? आप लोग सब मेरे साथ हो? ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है।
सर आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सही है? इज इट फाइन? अब सही है आवाज़? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ग्रुप पे मैसेज कर दिया तुम लोगों ने, क्लास स्टार्ट हो गई है? सर किसी का कोई सवाल? इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे बात कर लो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अच्छा यार, वो एक्चुअली जो है ना, वो तुम्हें पता है यार, वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, वो हैकिंग वगैरह का आजकल चल रहा है। तो असल में जो है ना, वो क्या कहते हैं, मेरा एक फेसबुक पे पेज था, तो वही उस पर अटैक वगैरह हुए थे। असल में मेरे 2-3 लोग जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, तो जो है बस उसी के सिलसिले में मैं फंसा हुआ था। जस्ट होल्ड लो ना बच्चों। अब सही है आवाज़ अली मुनव्वर? इज़ इट फाइन? चलो अच्छी बात है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यार वो एक्चुअली मेरा पेज था फेसबुक का ना, तो जो है क्या कहते हैं, वो बस अचानक से जो है उस पर कुछ हैकिंग अटेम्प्ट हुई है और पता नहीं क्या सिचुएशन बनी है। तो खैर उसी सिलसिले में जो है वो थोड़ा सा मैं लगा हुआ था अपने 2-3 लोगों के साथ, टीम मेंबर्स के साथ। तो सर आए स्टार्ट करते हैं क्विकली। सर मैंने आप लोगों को डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे एक क्वेश्चन करवाया था, फिर आपको करने के लिए दिया था, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाना था, ऐसा ही था? वी वर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट? यही वाला क्वेश्चन था ना? यही वाला क्वेश्चन था ना? स्क्रीन मेरे पास बिल्कुल साफ आ रही है, मेरे पास बिल्कुल साफ आ रही है, ठीक है ना? शायद तुम्हारा नेट का इशू होगा। हुनैन अकरम, मोमिना तुमने ग्रुप पे मैसेज कर दिया है ना बच्चा? चलो अच्छी बात है। मैं पेन ज़रा ले लूँ, जस्ट होल्ड ऑन विद मी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS-16 की अभी तक जो हम लोगों की क्लासेस हुई हैं, उसमें हम लोगों ने जो है अभी तक जो है कुछ बेसिक सी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया था। मैं एक दफ़ा क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ। सर सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखा था IS-16 को। उसमें हमने देखा कि सर जो है प्रॉपर्टी जो है, अगर आपने ओन यूज़ के लिए हो तो उसको 16 में डील करना है, अगर तो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पजेज़ के लिए हो तो आपने IS-40 में डील करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर हमने मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को देखा था। फिर हमने बात की कि सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आपने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं,
जो है जैसे इनिशियल मेजरमेंट है, आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का कॉस्ट मॉडल है, बट हम जो है एक दफ़ा क्विकली रिफ़्रेश कर लेंगे इसको। तो उसी सिलसिले को जो है जारी रखते हुए फिर हमने इनिशियल मेजरमेंट पे बात की कि सर पीपी को आप डे वन पे किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो सर हमने देखा कि पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन एज इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी, सही है, सिवाय टेस्ट एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इनकम होगी आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। हाउएवर 3 कॉस्ट को कभी भी आप हिस्सा नहीं बनाएंगे, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, सही है। फिर हमने इसके ऊपर कुछ मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिकली एग्जांपल्स भी दी थी। फिर हम बात कर रहे थे डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डीकमीशनिंग कॉस्ट पे, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है इस लेवल पर कि सर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है व्हाट यू आर गोना डू विद दिस, यू वुड बी ब्रिंगिंग इट टू द प्रेजेंट वैल्यू और फिर आप इसको हर साल अनवाइंड करेंगे। उस पर हमने 2-3 अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस देखी थी, सही है। तो सर हमने यहाँ तक बात की थी। इंशाल्लाह सर आज हम लोग जो है इधर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने हसन मारफानी वाला आप लोगों को करने के लिए दिया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। तो फिर आप लोग तैयार हो, मेरे साथ हो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें सर, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें सर, व्हाट डू यू से। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इनिशियल मेजरमेंट से रिलेटेड आईकेप ने शायद 2-3 दफ़ा सवालात करे हैं, तो ये स्ट्रेट 15 से 20 मार्क का जो है वो सवाल आता है। पूरा एंड टू एंड इसके अंदर मैंने कोशिश की है सारी जो है निटिग्रिटीज़ को कवर किया जाए। सर हसन मारफानी परचेज्ड पीपीई कॉस्टिंग ₹2 मिलियन एंड ऑब्टेन्ड 10% रिलेशनशिप डिस्काउंट। रिलेशनशिप डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट। He was further offered 5% discount if he pays within 10 days। सर HM को 5% और डिस्काउंट मिलेगा अगर तो जो है वो 10 दिनों में पे कर देता है। He paid the amount on 4th day of purchase, चौथे दिन ही पे कर दिया। He incurred further expenses which are as follows, कुछ खर्चे और भी किए। LC charges 10% of invoice price। सर LC charges क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस। जाहिर सी बात है कि बीइंग एन इम्पोर्टर आपको जो है किसी बैंक की गारंटी चाहिए होती है ताकि आपके एक्सपोर्टर को गारंटी जो है वो दे सके, सही है ना। तो बैंक जो है आपके बिहाफ पे एक्सपोर्टर को गारंटी देता है, तो बैंक तो आपका सगा नहीं है, ऑब्वियसली ही वुड बी चार्जिंग समथिंग, इट वुड बी चार्जिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो सर ये एलसी चार्जेस कहलाते हैं। सर ये कैपिटलाइज होंगे? जी सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि यूजेबल कंडीशन में लाने तक होते हैं और ना ये रिफंडेबल हैं, ना ये एबनॉर्मल है, ना ये नॉन इंसिडेंटल है। सेल्स टैक्स 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सर लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या फ़र्क है? सर लिस्ट प्राइस जो है वो टैग्ड प्राइस होती है, जब तुम जाते हो ना तो वो टैग लगा हुआ होता है, तो वो लिस्ट प्राइस कहलाती है। जब उसमें से आप रिलेशनशिप डिस्काउंट माइनस कर देते हो या कोई और डिस्काउंट माइनस करके जो आपको पर्ची मिलती है ना, वो जो आपका प्राइस होती है, दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, जो बिल पे लिखी हुई होती है। अच्छा सर सेल्स टैक्स 20% है, उसमें से 30% रिफंडेबल है, तो आप कॉस्ट का हिस्सा कितने को बनाओगे? कॉस्ट का हिस्सा कितने को बनाओगे? 70% को। सर ऑक्ट्रोए चार्जेस 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सर ऑक्ट्रोए चार्जेस होते क्या हैं? सर बाज़ औक़ात ना गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ की इंपोर्ट को, बाइंग को डिस्करेज करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एडिशनल लेवीज़ लगाती है। अभी बेस्ट एग्जांपल तुम्हें पता है, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ जब इंपोर्ट होती हैं ना, तो तकरीबन 300 या 400% लेवी है, ताकि जो लोकल आपके असेंबलर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। जैसे मैं 2016 में जब मैं दुबई में था, तो जो है मेरे एक दोस्त के पास अकोर्ड थी 18 लाख की, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से शायद उस वक्त जो है 90 लाख 1 करोड़ की थी। तो गाड़ियाँ वैसे होती सस्ती हैं, पाकिस्तान में आके एडिशनल लेवीज़ की वजह से जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से महंगी हो जाती हैं। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर जस्ट होल्ड ऑन विद मी। अच्छा सर, तो हम ये बात कर रहे थे कि सर ये अचानक से आई थिंक स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी सी चली गई है, आप लोग मेरे साथ रहें। सर जस्ट होल्ड ऑन।
आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा यार, सॉरी बच्चों फॉर द इंट्रूजन, एक बहुत अहम कॉल थी। मैं बात ही नहीं कर रहा था यार, वो असल में एक दूसरी कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, तो सॉरी फॉर द इंट्रूजन। अच्छा सर आ जाएं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम इस क्वेश्चन को जो है देख रहे थे। हसन मारफानी परचेज पीपी कॉस्टिंग ₹2 million, सही, एंड obtained 10% रिलेशनशिप डिस्काउंट. He was further offered 5% discount if he pays within 10 days. He paid the amount on 4th day of purchase. He incurred further expenses which are as follows. सही है, ठीक है सर। रिलेशनशिप डिस्काउंट जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं, सही है सर। रिलेशनशिप डिस्काउंट करने से पहले की जो प्राइस होती है दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। रिलेशनशिप डिस्काउंट करने के बाद और कोई और डिबेट वगैरह है वो माइनस करने के बाद जो आपको बिल मिलता है दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। अच्छा सर, ये जो बोल रहा है कि अगर 10 दिनों में पे करेगा तो जो है वो और डिस्काउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। इसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा सर, फिर ये इट स्टेट्स के कंपनी ने हसन मारफानी ने और भी एक्सपेंसेस इनकर किए। एलसी चार्जेस हैं वो है 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सर एलसी चार्जेस क्या होते हैं? सर एलसी चार्जेस जो एक्चुअली आप बैंक को देते हो, क्योंकि बैंक जो है आपके बिहाफ पे एक्सपोर्टर को गारंटी देता है, तो दीज आर इंसिडेंटल टू द परचेज, इससे आप बनाओगे हिस्सा। सेल्स टैक्स, सर सेल्स टैक्स 20% है, 30% रिफंडेबल है, तो बाकी जो 70% है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप 70% को जो है वो हिस्सा बनाओगे एसेट की कॉस्ट का। ऑक्ट्रोए चार्जेस 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सर ऑक्ट्रोए चार्जेस होते क्या हैं? गवर्नमेंट जो है बाज़-औक़ात किसी चीज़ की इंपोर्ट को या बाइंग को डिस्करेज करना चाहती है, तो उस पर जो है लेवीज़ या टैरिफ्स बढ़ा देती है, तो वो जो एडिशनल लेवीज़ या टैरिफ्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑक्ट्रोए चार्जेस। सही है।
अब सर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी सर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलती हैं। जैसे इसकी लाइव एग्जांपल तुम्हें पता है ना, ये पान छालिया गुटखा जो ये इतने महंगे हो गए हैं, सही है, तुम लोग बेहतर समझते हो। ये जो बॉम्बे सुपारी है जो पहले 1 रुपए की हुई, फिर 5 रुपए की, पहले 1 रुपए की थी, फिर 5 रुपए की है, अब 20 रुपए की 3, या पता नहीं कितने की आती है। या सिगरेट के डब्बे देख लो कितने महंगे महंगे हो गए। इसको छोड़ो, मैं गाड़ी की एग्जांपल जो तुम लोगों को अभी दे रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं स्पेशली, वो इतनी महंगी नहीं होती हैं। जैसे 2016 में व्हेन आई वाज इन दुबई, तो मेरा एक दोस्त आया तो वो अकॉर्ड लेकर आया, 18 लाख की थी पाकिस्तानी टर्म्स में, सही है ना। तो जो है मैंने फिर इस पर फर्दर रिसर्च की तो आई रियलाइज कि यार पाकिस्तान में जो ये 18-20 लाख की गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड होती हैं वो 90 लाख की इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो 300 या 4% जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे कि जो है क्या कहते हैं जो है वो इसीलिए क्योंकि 300 या 400% की आपकी लेवीज लगती हैं। सर लोकल ब्रांड कौन सा है कार्स का? एक तो ये आपका निशात का है, और देखो ज़्यादातर जैसे टोयोटा और जो होंडा वाले हैं ना, ये जो है जो IMC और आपका जो है शिराजी इन्वेस्टमेंट्स है, इसका तो खैर मैंने ऑडिट भी किया है, ये एक्चुअली लोकल असेंबलर्स हैं, सही है, ये लोकल असेंबलर्स हैं। और बाकी निशात और इनकी भी जो है वो आजकल आ गई हैं गाड़ियाँ। तो जो है ये जो लेवीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं ना उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में लगी हुई हैं। तो सर अलगर्ज बताने का मकसद ये था, अभी हम लोग टैक्स नहीं पढ़ रहे, बताने का मकसद ये था कि ऑक्ट्रॉय चार्जेस होते क्या हैं, और सर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, ठीक है सर। तो आप इसे PP की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹1 लाख, 40% रिलेट्स टू फायर इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 1 लाख का था, उसमें से 40% जो है फायर इंश्योरेंस था। तो सर फायर इंश्योरेंस आपको पता है यूजेबल कंडीशन में लाने के बाद होता है। तो सर बाकी जो 60% है वो कौन सा इंश्योरेंस है? सर वो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। HR कॉस्ट 50,000। सर क्या इसे बनाएंगे? नहीं सर इसे नहीं बनाएंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1 लाख की। पार्ट वॉज डेमेज विच कॉस्टेड ₹50,000 अदर देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब सर ये 1 लाख के अंदर शामिल नहीं है, इट्स अ गुड पार्ट। तो आप 50,000 को नहीं बनाओगे, सिर्फ 1 लाख को बनाओगे, सही है। अच्छा सर फिर ये बोलता है मिस्टर मारफानी एस्टिमेट्स दैट ही विल हैव टू इनकर 5 लाख एट द एंड ऑफ ईयर 5 टू डीकमीशन द प्लांट। मिस्टर मारफानी को ऐसा लगता है कि 5वें साल के एंड पर 5 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे ताकि प्लांट को डीकमीशन कर दिया जाए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 5 ईयर्स। तो सर आप क्या करेंगे? डीकमीशनिंग कॉस्ट को डिस्काउंट करके जो है इसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। HM uses स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट द प्लांट, डिस्काउंट रेट इज 15%। सर हमें कॉस्ट निकालनी है, एंट्रीज बनानी है और एक्सट्रैक्ट्स बनाने। आए सर क्विकली इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन को। सर सॉल्यूशन है कॉस्ट ऑफ PP, लिस्ट प्राइस है 2 मिलियन, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 2 लाख का, तो इनवॉइस प्राइस आ गई 18 लाख। LC चार्जेस 18 लाख का 10% 1,80,000। नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स, रिफंडेबल नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल आता है, हमने पढ़ा है कैटेगोरिकली। सर 18 लाख का 20% और उसका 70%, तो 2,52,000। सर इसके बाद ऑक्ट्रॉय चार्जेस 18 लाख का 5% 90,000। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1 लाख का 60%, तो सर बाकी जो 40% है वो फायर इंश्योरेंस है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख। सर वो आपने 50,000 को माइनस क्यों नहीं किया भाई? 50,000 इसमें शामिल ही नहीं था। देखो इसमें लिखा हुआ था अदर देन कॉस्ट, यहाँ लिखा हुआ था अदर देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो उसमें शामिल नहीं थे। अच्छा सर इसके बाद डीकमीशनिंग कॉस्ट थी 5 लाख की, 15% का रेट है, 5 सालों बाद देनी है, तो उसको जब मैं प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आ गया तो 2,48,000। तो सर जो मेरी कॉस्ट ऑफ PP है जिससे मैं PP को कैपिटलाइज करूंगा वो है 27,30,588 588 2.730 मिलियन। आई होप सर आपको यहां तक क्लियर है। सर आई होप आपको यहां तक क्लियर है। हाँ तो नहीं लेंगे ना बेटा, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेंगे ना। अब सर एंट्रीज देख लेते हैं, एंट्रीज देख लेते हैं क्विकली, एंट्रीज देख लेते हैं क्विकली। सर PP आपका जो डेबिट हो रहा है वो 2.730 मिलियन से हो रहा है, ऐसा ही है सर, 2.730 मिलियन से हो रहा है। एंट्री देखना ये बहुत अहम है। सर आपको जो सप्लायर को पे करना है वो तो जाहिर सी बात है इनवॉइस प्राइस पे करनी है ना, जो आपका सप्लायर है,
क्योंकि बाकी जो इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वो तो अलग अलग जो है वेंडर्स थे ना। जो इस प्लांट का वेंडर है उसको तो आपने 18 लाख पे करने हैं ना, तो 18 लाख से मैंने पेएबल टू सप्लायर क्रेडिट कर दिए, सही है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट है, उसको भी मैंने क्रेडिट कर दिया प्रेजेंट वैल्यू से, सही है। अब सर और डेबिट क्या क्या होगा? अच्छा सर कैश जो है ना, या तो तुम लोग जो है बैठ के गिनने लग जाओगे कैश कितना पे किया। सर डीकमीशनिंग के अलावा और पेएबल टू सप्लायर के अलावा जो भी चीज़ें वो सारी कैश है, सही है। मगर मैंने इसका एक आसान सा तरीका लगाया कि डेबिट लिख दो और जो क्रेडिट पता है वो लिख दो, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश होगा। अगर तुम बैठ के करना चाहते हो सुकून से तो भाई एक एक प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और जो तुम्हारा पेएबल टू सप्लायर है 18 लाख उनको हटा दो, बाकी को कैश में काउंट कर लो। मैंने आसान सा तरीका ये निकाला है कि भाई जितने भी डेबिट्स हैं वो सारे लिख दूं और क्रेडिट में ये दो चीज़ें लिख दूं, बैलेंसिंग फिगर खुद ही कैश आ जाएगा। अच्छा सर इसके अलावा कौन से ऐसे आइटम्स थे जो आपने जो है इन्वेस्ट किया है, आपने पैसे लगाए मगर वो पीपीई का हिस्सा नहीं बने? सर देख लेते हैं। सर सबसे पहले था सेल्स टैक्स, 30% रिफंडेबल था, तो रिफंडेबल अलग से बुक होगा एज एन एसेट, तो देखो मैंने रिफंडेबल को अलग से एज एन एसेट डेबिट करा। अच्छा सर इसके अलावा याद है इंश्योरेंस एक्सपेंस था 1 लाख का, उसमें से 60% जो है वो तो आपने कैपिटलाइज कर दिया पीपीई की कॉस्ट में, बाकी जो 40% था सर वो एक्सपेंस आउट होगा, ये देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसी तरीके से सर आपको याद है सवाल में दिया हुआ था एचआर एक्सपेंस, और इसी तरीके से एबनॉर्मल चार्ज दिया हुआ था 50 का, तो इन दोनों को आप अलग से बुक करेंगे। एचआर एक्सपेंस 50 से डेबिट, एबनॉर्मल लॉस 50 से डेबिट। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि वो आइटम जो आपका पीपीई की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा वो कहाँ जाएगा। अगर तो वो अलग से एसेट है जैसे रिफंडेबल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर तो वो एक्सपेंस है तो वो पीएनएल में जाएगा। अच्छा सर आई होप आप लोगों को डे 1 की एंट्री क्लियर है। अब सर सवाल में ये खुद बोलता है कि हमने सप्लायर को विद इन 4 डेज पे कर दिया है, तो पेएबल टू सप्लायर 18 लाख से डेबिट, कैश के ऊपर जाहिर सी बात है अब डिस्काउंट मिलेगा, हमें 5% का डिस्काउंट मिला तो कैश पे किया 1.710 मिलियन, और इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों के डिफरेंस से आपने जो है डिस्काउंट इनकम को क्रेडिट कर दिया 90,000 से। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसके बाद अब सर वही वाली चीज़ ईयर 0 की एंट्री हमने पास कर ली। अब हर साल के एंड पर हमने एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है और अनवाइंड करना है हमने, और अनवाइंडिंग करनी है। तो आए सर हम इसको जल्दी से जो है एंट्री को हम लोग पास कर लेते हैं, सही है। को डेबिट किया जी, बिल्कुल 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 ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब सर आप गौर से देखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर कितना 2.730 मिलियन डिवाइडेड बाई 5, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, पीपी क्रेडिट कर दिया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आ गया 546,117 से। फिर आपने सर अपने प्रोविज़न फॉर डीकमीशन को 2,48,000 से बुक किया था, अब 1 साल गुजर गया तो अब आप इसको अनवाइंड करेंगे, सही है। 2,48,000 के ऊपर 15% लगाया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका इतने से डेबिट हो गया, प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट इतने से बढ़ गई। फिर ईयर 2 आया, ईयर 2 में आपने फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसकी एंट्री पास की है, सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर ईयर 2 में आपने वापस इंटरेस्ट एक्सपेंस को अनवाइंड किया है और प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को क्रेडिट करा है। सर ये 42,000 कैसे आया? आई एम श्योर आप निकाल लोगे, मगर अगर कोई नहीं निकाल पा रहा तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ 248,588 ये था ईयर 0 का, प्लस ईयर 1 का ऐड करो 37288, इसका 15% ले लो, तो देखो यही आएगा। ईयर 2 के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिर आपने अनवाइंडिंग की एंट्री लगाई, सही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। फिर ईयर 3 आया, ईयर 3 में आपने फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया, पीपी क्रेडिट करा। फिर ईयर 3 में वापस आपने प्रोविजन फॉर डीकमीशन को 2 से ईयर 3 के एंड पे लेकर आए, सही है ना। तो सर जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर 15% लगा लो। फिर इसी तरीके से आपने जो है ईयर 4 की एंट्री पास की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट किया, पीपी क्रेडिट करा, और फिर आपने वापस अनवाइंड किया प्रोविजन फॉर डीकमीशन को टू ब्रिंग दिस प्रोविजन फॉर डीकमीशन का वैल्यू फ्रॉम ईयर 3 टू ईयर 4, सही है। अच्छा सर फिर आपने ईयर 5 में वापस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया और ईयर 5 में आपने फिर वापस प्रोविजन फॉर डीकमीशन को अनवाइंड किया, तो इस तरीके से जो है आपका एसेट जो है ईयर 5 पे आके 0 हो गया। मैं अभी एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाता हूँ, और आपका प्रोविजन फॉर डीकमीशन 5 लाख पे पहुँच गया, और 5 लाख से आपने प्रोविजन फॉर डीकमीशन को डेबिट कर दिया
और कैश से 5 लाख को क्रेडिट कर दिया। तो सर ये तो हम लोगों ने बना लिए इसके एंट्रीज पूरे 5 सालों की। अब सर जल्दी से इसकी पोस्टिंग देख लेते हैं, इसकी पीएनएल जिसको हम एसओसीआई कहते हैं और बैलेंस शीट में इसकी क्विकली पोस्टिंग देख लेते हैं। सर ईयर वन में अगर आप देखो तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल दिए, सही है, जो कि 5 सालों में मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल दिए, सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ऊपर एंट्री बनाई थी हर साल का, ये मैंने प्लग इन कर दिया। सर ईयर 1 में आपका एचआर एक्सपेंस भी हुआ है 50 का, याद है ना, हमने अलग से एक्सपेंस बुक किया था। एबनॉर्मल लॉस भी 50,000 का आपने डेबिट करा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आपने 50-40 का डेबिट करा है, जो पीपी में नहीं जाएगा वो यहाँ जाएगा। और ईयर 1 में सेटलमेंट डिस्काउंट को हमने 90,000 से अलग से दिखा दिया अदर इनकम में। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर ईयर 2 में भी कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, 3 में भी नहीं हुआ है सिवाय डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के, 4 में भी नहीं हुआ है, 5 में भी नहीं हुआ है सिवाय डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के। अब सर बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट देख लें जल्दी से। सर पीपी आपका ईयर 0 पर 2.730 मिलियन, सही है, और आपकी प्रोविजन फॉर रिफंडेबल सेल्स टैक्स, जाहिर सी बात है आपको वापस मिलना है, ये जो वही था जो 30% रिफंडेबल था, 1,18,000। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सर ये कांस्टेंट है 5 सालों में, ये मिला नहीं है। अगर तो सवाल में लिखा हुआ मिल गया है तो इसको तुम खत्म कर देना जिस साल में मिल जाए, ठीक है सर। लाइबिलिटीज में ईयर 0 पर प्रोविजन था 248 का, फिर इस एक्सपेंस की वजह से देखो 37 के एक्सपेंस की वजह से 285 हो गया, फिर 42 के एक्सपेंस की वजह से 328 हो गया, फिर 39 के एक्सपेंस की 49 के एक्सपेंस की वजह से 37 हो गया, फिर 56 के एक्सपेंस की वजह से 434 हो गया, और फिर ईयर 5 में आपने रीपे कर दिया तो ये 0 हो गया। अच्छा सर ये एक्सपेंस आ कैसे रहा है, ये कोई मासूमाना सवाल बच्चा कर सकता है तो मैं बता देता हूँ, सही है। ये कल हमने इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई मासूम पूछ सकता है अरे भाई 248 पे 15% लगाओ तो ये एक्सपेंस बन जाएगा 37, उस 37 को इसमें ऐड कर दो तो 285, फिर 285 पे 15% लगाओ तो 42 बन जाएगा, फिर 285 में इस 42 को ऐड करो क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो 328 बन जाएगा, 328 पे फिर 15% लगाओ तो 49 बन जाएगा, फिर 378 पे 15% लगाओ तो 56 बन जाएगा, और फिर 434 पे 15% लगाओ तो 65 बन जाएगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोगों को क्लैरिटी है। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। जी मोमिना, अनस बेटा क्लियर है? अच्छा ये आज मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को भेज दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा सर सेटलमेंट डिस्काउंट आप अलग से बुक कर रहे हो ना? सेटलमेंट डिस्काउंट आप अलग से बुक कर रहे हो ना? हेलो कौन से सॉल्यूशन में नहीं है? कौन से सॉल्यूशन में नहीं है? क्योंकि इसका ताल्लुक ना परचेज से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है आपका अर्ली पेमेंट से। हाँ तो नहीं किया ना हमने, नहीं किया ना अनस बेटा, पीपी से हमने इसको नेट ऑफ नहीं किया क्योंकि इसका ताल्लुक जो है परचेज से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है आपका पेमेंट से। ठीक है बच्चा? अच्छा सर आए आगे बढ़ते हैं, आए आगे बढ़ते हैं सर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ पीपी। सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद यू नो पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होगा
उसको आपने कैपिटलाइज करना है सिवाय चंद एक के, या इनकम होगी उसको कैपिटलाइज करना है सिवाय चंद एक के, जैसे टेस्ट एंड प्रोडक्शन इनकम हो गई उसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, उस पर मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया भी था। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं कि सर यूजेबल कंडीशन में आ गया एसेट। अब सर यूजेबल कंडीशन में आने के बाद इसके ऊपर कोई खर्चे हो रहे हैं तो क्या वो कैपिटलाइज होंगे या नहीं होंगे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी। सर याद रखो याद रखो याद रखो, बाय डिफॉल्ट वंस पीपीई बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, all of the expenditures on that PPE after it becomes in a usable condition would be expensed out unless वो इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ाए वो खर्चा। अब सर स्टैंडर्ड ने 3 बातें बताई हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे बढ़ा सकता है। या तो वो एफिशिएंसी बढ़ाए पीपीई की, अगर तो वो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो फिर आप कैपिटलाइज कर दो। या तो वो लाइफ बढ़ाए पीपीई की, अगर तो वो लाइफ बढ़ा रहा है तो आप उस खर्चे को भी कैपिटलाइज कर दो। या तो वो यूजेबल कंडीशन में आने के बाद पीपी की कैपेसिटी बढ़ा रहा है तो आप उसे भी कैपिटलाइज कर दो। उसके अलावा जो भी पीपी के ऊपर यूजेबल कंडीशन में आने के बाद खर्चा होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सर फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदी, सही है, मारफानी बिजनेस स्कूल ने गाड़ी खरीदी। अब मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार हसन तू एक काम कर, इस गाड़ी में ना ये 2 लाख वाली मशीन लगवा ले, तो उससे जो है ना गाड़ी का जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाएगी। जहाँ वो 10 किलोमीटर पर लीटर देती थी वो 15 किलोमीटर पर लीटर देगी। तो सर क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है गाड़ी की? जी सर बिल्कुल। तो अब ये जो 2 लाख की आपने ये जो मशीन लगाई है आप इसे कैपिटलाइज कर दो। या मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला हसन यार एक काम कर, ये मशीन लगा ले, इसकी वजह से गाड़ी की लाइफ 3 साल से बढ़ जाएगी। तो सर फिर मैं कैपिटलाइज कर लूँगा बिल्कुल, क्योंकि लाइफ बढ़ रही है। या अज्यूम करो मेरे पास लेट से मेरे गाड़ी रखी हुई है से कोरोला। अब आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिल में आया कि यार मैं एक काम करता हूँ जो है ना इसको जो है 8 सीटर बना देता हूँ, 4 सीटर से 8 सीटर बना के, तो वो कार्ट होता है ना कार्ट, सही है, तो वो मैंने पीछे लगा दिया आउट ऑफ नो वेयर, बस दिल चाह रहा था मेरा। मैंने बोला यार इसको जो है 8 सीटों वाली सवारी कर देते हैं, सही है, वो जो गधा गाड़ी के पीछे वो जो गाड़ी होती है ना कार्ट, वो लगा दिया मैंने। तो सर मुझे बताओ कि जो है सर ये जो मैंने कार्ड लगाया है क्या इसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल कैपेसिटी बढ़ रही है गाड़ी की। तो सर ये जो कार्ड है क्या इसे मैं गाड़ी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं? जी सर बिल्कुल बनाऊं। सर वो जो आप हर 3-3 महीने बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं या बाइक की ट्यूनिंग करते हैं तो उसे क्या हम कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? नहीं सर, क्योंकि ना इससे लाइफ बढ़ती है, ना एफिशिएंसी बढ़ती है, ना कैपेसिटी बढ़ती है। नहीं सर गाड़ी की जो है वो तो अच्छी हो जाती है एवरेज। अरे भाई वो एवरेज नॉर्मल हो जाती है, ट्यूनिंग नहीं करवाते तो एवरेज बुरी हो जाती है, जब ट्यूनिंग करवाते हो तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि वंस पीपीई बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, सो हाउ यू वुड बी ट्रीटिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर इट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन। सर आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ें सर। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी। सर पीपी को हमने देखा कि इनिशियली आप किस वैल्यू पर मेजर करेंगे। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि पीपी आपकी बुक्स में आ गया, अब हर साल आपने पीपीई को किस वैल्यू पर मेजर करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है आपके पास 2 मॉडल्स हैं, आप चाहो तो पीपीई को कॉस्ट मॉडल पे रखो, आप चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखो। सर दोनों में फ़र्क क्या है? कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि जितने पर आपने ख़रीदा है आप उतने पर रखोगे, और अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दोगे। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब ये है कि आप अपने एसेट को जो है फेयर वैल्यू पर रखोगे, जो कि हमारा जो है इस दफ़ा का कोर एरिया है, सही है ना। कॉस्ट मॉडल तो आपने बेसिक्स पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन मॉडल एक्चुअली हमारा टारगेट है जो हमें कवर करना है। अब सर जो भी मेथड हो, जाहिर सी बात है कि वेयर एंड टीयर की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी तो आनी है हर साल, तो दैट वेयर एंड टीयर वुड बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो सर आई एम श्योर आपको क्लियर है कि सर आप पीपीई को सब्सिक्वेंटली या तो कॉस्ट मॉडल पे रखोगे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखोगे, सही। अच्छा अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सही है, जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। देखो यार
पीपी है ना, दिस इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी। अब इसमें व्हीकल्स भी आती हैं क्लासिफिकेशन, इसमें आपका लेट से फर्नीचर भी आ जाता है, इसमें बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं। सही है ना, ये पीपी है। अब सर बहुत गौर से सुनेंगे, सर ये व्हीकल्स हैं, पहला सवाल सर ऐसा पॉसिबल है कि व्हीकल जो है, आपने व्हीकल्स जितनी भी हैं आपकी, आप उसको कॉस्ट पे रख रहे हो और फर्नीचर को आप जो है रिवैल्यूएशन पे रख रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? या सर ये जितनी भी व्हीकल्स हैं, जितने भी फर्नीचर हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सबको एक मॉडल पे रखना है? सर याद रखो, ये जो व्हीकल है ना, दिस इज कॉल्ड क्लास, पूरी एक क्लास है। ये जो फर्नीचर है ना, दिस इज कॉल्ड क्लास। ये जो बिल्डिंग है ना, दिस इज कॉल्ड क्लास, क्लास ऑफ पीपी। अब व्हीकल के अंदर हो सकता है 10 गाड़ियां हो आपके पास, मगर क्लास एक है व्हीकल। फर्नीचर के अंदर 10 किस्म के फर्नीचर हो, क्लास एक ही है। बिल्डिंग के अंदर 50 बिल्डिंगें हो आपके पास, मगर क्लास एक ही है बिल्डिंग। तो सर याद रखो, स्टैंडर्ड बोलता है कि जो भी मॉडल यूज करना है, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, दैट वुड बी एक्चुअली बेस्ड ऑन क्लास ऑफ पीपी। यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप व्हीकल को जो है कॉस्ट पे रख रहे हो, फर्नीचर को आप जो है रीवैल्यूएशन पे रख रहे हो, बिल्डिंग को कॉस्ट पे रख रहे हो, बट ऐसा जो कहते हैं जो कहते हैं फेयर वैल्यू पर रख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आप या तो सारी की सारी व्हीकल्स को कॉस्ट पे रखोगे, या सब की सबको आप रिवैल्यूएशन पे रखोगे। तीतर बटेर नहीं होगा, विद इन क्लास तीतर बटेर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी। अगर लेट से आपके पास 10 बिल्डिंग है, अगर आपके पास 10 बिल्डिंग है, तो सर ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 बिल्डिंगों में से 4 बिल्डिंगों को आप कॉस्ट पे रखो और 6 बिल्डिंग
सर आवाज़ आ रही है अब? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सही है आवाज़? चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड टू हियर। अच्छा सर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, अब इसके अंदर दो मेथड्स आपके हो सकते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। सही है, इसके ऊपर हमने बात कर ली थी, एक बच्चे का सवाल आया था तो मैं बता देता हूँ। तो क्यों कॉस्ट मॉडल में ना आप अपने एसेट को कॉस्ट पे ही रखते हो और उसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आप अपने एसेट को जो है फेयर वैल्यू पर करते हो। सर कैसे करते हो वो मैं बताऊँगा, सही ना, उसके लिए टेंशन नहीं लो। रीवैल्यूएशन मॉडल हमने पढ़ना है, अभी डिटेल में पढ़ना है। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स पे कि सर कौन कौन से जो है वो डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। सही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं और ये जो फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, इसके ऊपर ना मेरी बाकायदा प्रीमियम क्वालिटी में वीडियो बनी हुई है 4-4, 5-5 मिनट की हर मेथड पे। तो जस्ट टू, आवाज़ सही आ रही है मेरी या नहीं? अली मुनव्वर को ही सिर्फ आवाज़ में मसला है या बाकी बच्चों को भी मसला है? आवाज़ सही है ना? थैंक यू, सही आ रही है। अली मुनव्वर, हो सकता है तुम्हारे स्पीकर का मसला हो। अच्छा सर, जो है मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो तुम्हारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, ये जो फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, इसके ऊपर डिटेल में जो है ना मेरी वीडियो बनी हुई है प्रीमियम क्वालिटी की, और बाकायदा इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए हुए। तो अगर तुम लोग बोलो तो चूंकि वो बिल्कुल ही बेसिक सा एरिया और बहुत अच्छी क्वालिटी में वो बनी हुई है, तो मैं अभी अगर 5 मिनट में अपलोड कर दूं तो कैसा है? क्या राय तुम लोगों की? क्या राय? यानी वो बिल्कुल ही बेसिक है, यानी डेप्रिसिएशन मेथड तो तुम लोगों ने पढ़े हुए ही है ना, और वो बड़ा, यानी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, सही है ना, मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा ये स्पेशली जो है ना, ये मैंने बनाई ही तुम लोगों के लिए थी। अब तुम अगर इसका टाइटल भी देखो ना, तो मैंने यही टाइटल रखा हुआ है, कैफ 1। जो बच्चे कैफ 1 में आते हैं, जो देखना चाहते हैं, सही है ना, जो बेसिक्स हैं, अब तुम ये देख लो। इसके अंदर जो FR1 वाली चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब जो है ये तुम ये देखो, तुमने यहाँ से देखना है, टेंस है, यहाँ तक हमने कर लिया था, अब तुमने यहाँ से देखना है। नहीं नहीं, मेरे चैनल पे तो हैं। अच्छा, मेरे चैनल पे तो हैं ये, बट इसमें क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन मैं पोर्टल पे अभी अपलोड करूँगा, सही है ना। चैनल पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बाकायदा पूरा मैं तुम्हें पोर्टल पे अपलोड करूँगा ताकि तुम पोर्टल से देखो। चैनल से देखने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पे जो हमारा है ना आज की क्लास के अंदर, मैं इस क्लास के बाद ये वाला सारा डाल दूँगा मटीरियल। क्या बोलते हो तुम लोग? क्या राय तुम लोगों की? क्या राय तुम लोगों की? ज़रा मुझे बताओ। एक दफ़ा देख भी लो, जैसे मैं तुम्हें रन थ्रू करवा देता हूँ। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये अगर आप तुम ये देखो मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इसके ऊपर बाकायदा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन।
आवाज आ रही है, नहीं आ रही तुम लोगों को? सर बाजू का जो है आपको एग्जाम के अंदर यूजफुल लाइफ की जगह डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ होता है। डेप्रिसिएशन रेट इज एज गुड एज यूजफुल लाइफ, बस फर्क कितना होता है। अच्छा सर, अब जरा ये देखो, ये तुम्हारा इसी तरीके से जो है ना WDV है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट है, यूनिटरी मेथड है। अच्छा सर, अच्छा सर, अब जाहिर सी बात है कि चैनल पर सारी चीज़ें मैं नहीं डालता हूँ जो मेन बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के लिए भलाई हो जाए। अब सर इन पे जो है क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे जो है ना, क्या कहते हैं, मैं अभी जो है पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूँ। इनमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनके इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, सही है, वो मैंने जो है क्या कहते हैं अलग से करवाए हुए, जो जाहिर सी बात है कि जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो वो मैं पोर्टल पे तुम लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ठीक 10-15 मिनट बाद जो है तुम लोग पोर्टल को चेक कर लेना, तो लेक्चर जो है रिस्पेक्टिवली वो अपलोड हो चुके होंगे, सही है। तो जो है ताकि इट्स जस्ट के यार तुम लोग को एटलीस्ट जितना मैं काम और सूद तुम लोग अपने हिसाब से जो है, जाहिर सी बात है ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि लाइव के ऊपर यानी रिकॉर्डेड पे फुल नहीं जाना चाहिए। हालांकि सारे लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड हैं, मैं दे भी सकता हूँ, बट मैं देता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो लाइव की बात है ना वो रिकॉर्डेड की बात नहीं है। तुम लोग जिस तरीके से जो है मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, जाहिर सी बात है वो रिकॉर्डेड में नहीं कर सकते। तो चूंकि ये बड़ा बेसिक सा एरिया था और इसको मैंने बड़ा प्रीमियम क्वालिटी में जो है तुमने देखा भी होगा किस तरीके से बनाया है, तो व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू इज़ कि जो है क्या कहते हैं, मैं इसके जो है ये जो बेसिक्स हैं, जो इंट्रो वाला पार्ट है उसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। उसके ऊपर 2-3 इलस्ट्रेशन है, खुदारा उसे अच्छे से देख लेना, उन इलस्ट्रेशन को खुदारा तमीज़ से देख लेना, ठीक है। तो सर इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं कल हम लोग फिर मुलाकात करते हैं, सही है। तो आज के लिए इतना ही रखें, मेरे ख्याल से मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ तो तुम वो देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। आज मैं रिवेल्यूशन मॉडल स्टार्ट करवाऊंगा तो वो मेरे ख्याल से ज्यादती हो जाएगी, पहले ये देख लो क्या आ रहा है तुम लोगों की, क्या आ रहा है, अनस बाबू क्या आ रहा है आपकी, सही है ना। अभी फौरन देख लो, आज देख लेना ताकि कल मैं रिवेल्यूशन मॉडल स्टार्ट कर सकूं, आज लाजमी देख लेना ताकि कल मैं रिवेल्यूशन मॉडल स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात करते हैं। मैं बस अभी जो है तुम लोगों के लिए पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।